नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड बहुत सारी बातों को। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों में सबसे पहले आपकी बात आती है प्रक्षेपी विधियों के बारे में। प्रक्षेपी विधियों में फिर आपकी कितनी विधियां आती हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी विधियां आ रही हैं। पहला आपका आ रहा है टेट, ठीक, यानी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। उसके बाद आपका आ रहा है कैट, यानी कि चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। उसके बाद आपका आ रहा है आईबीटी, यानी इंक ब्लॉट टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एससीटी, यानी सेंटेंस कंप्लीट या कंप्लीशन टेस्ट। उसके बाद आपका है FWAT। ये सारे जो आपके टेस्ट हैं ये आपकी प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर आपकी आ रही हैं अप्रक्षेपी विधियाँ, ठीक है। अप्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी विधियाँ आपकी आएंगी? आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि। ये सारी आपकी आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ में आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधि की। तो वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है समाजमिति विधि, कर्म निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। ये सारी आपकी वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएंगी। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, एक नाम आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए दे दिया गया कर्म निर्धारण विधि। ये व्यक्तित्व मापन की किस विधि के अंतर्गत आती है, या यह व्यक्तित्व मापन की किस विधि का उदाहरण है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ जाएगा, तब आप कहाँ टिक करेंगे? वस्तुनिष्ठ विधि पे। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। अब अगर हम प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो प्रक्षेपण शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? वो किया सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। जो हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। आप चाहें तो आप एक रजिस्टर रख सकते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। फिर प्रक्षेपण शब्द का पहले अब तो आपका बन गया कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फ्राइड ने किया। फिर प्रक्षेपण का अर्थ क्या है? तो प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं को अनुभववादी स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी को उस बात का अनुभव है तो वो खुद ना बताकर उसे किसी उद्दीपक के द्वारा या पदार्थ के द्वारा अभिव्यक्त करता है। पहले अगर हम प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत बात करें तो आपका पहला टेस्ट आता है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध या कथा प्रसंग परीक्षण। इसका प्रतिपादन जो है वो मुरे और मॉर्गन ने किया था। कब किया था? 1935 में। और कार्डों की संख्या इसमें कितनी थी? 31, यानी कि 31। ये कुछ पूछे जाने वाले कॉमन प्रश्न हैं। ये है इसकी विधि कि किस तरीके से इसको करते हैं। इस परीक्षण में जो 10 कार्ड होते हैं उन पर पुरुषों से संबंधित, 10 कार्ड पर महिलाओं से संबंधित और 10 कार्ड पर दोनों चित्र बने होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कार्ड है। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और कम से कम 10 कार्ड ऊपर कहानी लिखी होती है, यानी 10 कार्ड जो होते हैं उन पर कहानी लिखी होती है, बाकी को उसको देखकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को लिया जाता है, यानी कि जो 14 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं उन पर यह परीक्षण किया जाता है। ये भी आपका एक प्रश्न पूछा जाने वाला है। इसमें व्यक्ति की रुचि, इच्छाएं और आवश्यकताएं, इन सब की जानकारी हो जाती है, यानी कि इससे हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की किन बातों का पता चलता है कि व्यक्ति को किन बातों में रुचि है, व्यक्ति की इच्छाएं क्या हैं, वो क्या चाहता है और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या नीड्स हैं। इनकी जानकारी इस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। अगला आपका आता है कैट, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, बाल संप्रत्यय परीक्षण।
इसका जो प्रतिपादन है वो लियोपोल्ड ब्लेक ने किया था। विकास में इनका योगदान जो है वो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रस, इन्होंने इस परीक्षण के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है। अक्सर आपसे परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले कार्डों की संख्या पूछ ली जाती है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखते चलें कि किस परीक्षण में कितने कार्ड यूज़ किए जाते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं और बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। ये भी एक प्रश्न पूछे जाने योग्य है कि कौन सा परीक्षण किस वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता है। तो आप ये भी अच्छी तरीके से याद रखें कि कौन सा परीक्षण है वो किस एज ग्रुप के लिए होता है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला आपका आता है IBT यानी इंक ब्लॉट टेस्ट, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। इसका प्रतिपादन हरमन रोरशा ने 1921 में किया था और इसमें भी कार्ड की संख्या 10 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि इंक ब्लॉट टेस्ट किसका है, हरमन रोरशा का, ये सभी को पता है। इसमें 10 कार्ड होते हैं जिस पे स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्ड पर काले सफ़ेद और बाकी पर भिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। बालक को एक आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है कि वो इसको देखकर क्या सोचता है, यानी वो किस तरीके से क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण उस बालक के किए जाते हैं। यानी कि धब्बों के द्वारा हम उसके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं कि अगर वो धब्बों को देखकर जानवर की आकृति महसूस कर रहा है तो उसकी प्रवृत्ति या व्यक्तित्व इस तरीके का है, इंसान की देख रहा है तो उसकी प्रवृत्ति या व्यक्तित्व किस तरीके का है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। नेक्स्ट है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसका प्रतिपादन जो है वो पाइन एंड टेलर ने किया था, 1930 में किया था और रोटर ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और उसे आपको कंप्लीट करना होता है और आप उसमें क्या शब्द भर रहे हैं, उस शब्द के आधार पर आपके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है कि आप क्या सोचते हैं और आपकी कैसी समझ है, आपका कैसा व्यक्तित्व है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे देते हैं। अब यहाँ पर आप जो शब्द भरते हैं, आपकी सोच कहाँ तक जा रही है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या भरते हैं, उसके आधार पर जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो आपके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपसे ये कई सारे टेस्ट जो हैं वो करवाए जाते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। अगला है आपका FWAT यानी स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। ये एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है और इसका प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था? 1879 में, और इसमें इनको विलियम वुंट ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा और भी कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अप्रक्षेपी या अन्य विधियों की, तो वो आती हैं चेतन मन के अंतर्गत आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। यानी आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि की अगर हम बात करें तो आत्मकथा यानी खुद की कथा, तो इसके प्रवर्तक जो थे वो थे विलियम वुंट और इनके जो शिष्य थे टिचनर वो इनके सहायक थे। ये एक प्राचीन विधि है लेकिन ये कोई मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इसीलिए इसका वर्तमान में उपयोग ख़त्म ही हो गया है क्योंकि ये उतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई है। फिर अगली आपकी विधि जो आती है वो आती है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे जीवनकृत विधि या केस स्टडी भी कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे टाइटमैन। निदानात्मक अध्ययनों की यह एक सर्वश्रेष्ठ विधि होती है और आज सामान्य बालकों के निदान की ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यानी कि किसी भी समस्या के कारण को जानना
निदान कहलाता है। और जब उस समस्या के कारण को जानकर उसको समस्या को दूर किया जाता है तो वो उसका उपचार कहलाता है, जो बहुत ज़्यादा शिक्षा में सहायक सिद्ध होता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं होता है और ये विधि आज बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आपकी आती है प्रश्नावली विधि। नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी कि प्रश्न पूछना। लेकिन इस विधि में क्या होता है कि आमने सामने होना ज़रूरी नहीं होता है और उत्तर के रूप में विकल्प होते हैं। यानी कि जैसे आपसे जो आपको OMR शीट दे दी जाती है कि आपके सामने प्रश्न होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, आपको छांटने होते हैं उन विकल्पों में से उत्तर, तो वो प्रश्नावली विधि आपकी आती है। और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वुडवर्थ। तो विधियों के प्रवर्तक आप ज़रूर याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आती है साक्षात्कार विधि, जिसे आप जानते हैं कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वही चीज़ साक्षात्कार में होता है और इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्नावली विधि में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आमने सामने होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं, आप जानते हैं इंटरव्यू में आप सामने बैठते हैं और आपसे प्रश्न सामने से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साक्षात्कार विधि का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता और कोई समय जो होता है वो कैसा होता है कि निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय में आपको निश्चित व्यक्ति के सामने जाना होता है और वो आपसे प्रश्न पूछता है। यानी जो साक्षात्कार होता है वो वार्तालाप का ही एक रूप माना जाता है। वो आपसे बात करके आपके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में, तो हम सबसे पहले अगर बात करें निरीक्षण विधि की या बहिर्दर्शन विधि की, तो बहिर्दर्शन बाहर से दर्शन करके पता लगाना, यानी सामने वाले के व्यक्तित्व को पहचानना, उस व्यक्ति के व्यापार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना और निष्कर्ष निकालना कि वह व्यक्ति कैसा है। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वॉटसन। फिर आपकी आती है समाजमिति विधि। इसके प्रवर्तक थे JL मोरेनो। इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में कि वो कितना सोशलिस्ट है, समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा है, सामाजिक उसका दर्जा क्या है, इन सब चीज़ों को जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। फिर आता है कर्म निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे थर्स्टन। इसमें इन्होंने इस परीक्षण में पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित या कम सहमत, असहमत और इस क्रम में एक मापनी को रखा जाता है और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है वो व्यक्ति किस प्रकार का है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। एक क्रम रहता है कि आप इसमें पूर्ण सहमत हैं। आपने कई क्वेश्चन देखे होंगे कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है क्या आप इस कथन से पूर्ण सहमत हैं, असहमत हैं, कम सहमत हैं, या इस तरीके से कई ऑप्शंस रहते हैं। तो उसी तरीके से आपकी क्या होती है कि ये रेटिंग की जाती है, इसीलिए इसको एक रेटिंग स्केल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका आता है शारीरिक परीक्षण विधि। इस परीक्षण में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है या नहीं है। यानी कि इसमें क्या होता है, आपके शारीरिक परीक्षण किए जाते हैं और कई सारी नौकरी में ये परीक्षण किए जाते हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य को जानने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि अब क्या होने वाला है, मेडिकल टेस्ट होने वाला है। कई सारी जॉब्स में आपने देखा है कि इंटरव्यू जब पास कर लेते हो, आप SSB वगैरह निकाल लेते हो, क्लियर कर लेते हो, देन आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो वो भी ये इसके अंतर्गत आता है, शारीरिक परीक्षण के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थी व्यक्तित्व मापन की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान देने वाला रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।